गोपालपुर गांव में राघव और सुभद्रा एक दंपति रहते थे। वो खेती बाड़ी करके जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने बेटे सुभाष की कावेरी नाम की एक लड़की से शादी करा दी। अब कावेरी उस घर की नई नवेली दुल्हन है। सासू माँ, मैं भी आपके साथ खेत जाना चाहती हूँ। आपको मैं मदद करूँगी। अभी खेत में काम करने की क्या जरूरत है? तुम अभी इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। तुम हमारे लिए खाना वाना पकाओ, फिर बैठ के आराम से टीवी सीरियल देखो और इस तरह टाइम पास करो। वो बात नहीं है माँ जी, मैं यहाँ खाना पका लूंगी, फिर मैं आपके साथ खेत जाऊंगी। आप मुझे खेत का काम सिखाना। ठीक है, अब जब तुम ही खेत का काम सीखना चाहती हो तो मैं अब क्या कहूँ। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगी। खड़े होकर सुभद्रा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। क्योंकि सासू माँ ने वैसा किया तो कावेरी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं खाना बनाऊंगी, घर का सारा काम करूंगी और सास ससुर को अपने माता पिता की तरह देखूंगी। मैं खाना बनाऊंगी, घर का काम काज करूंगी और सास ससुर को अपने माता पिता की नजरों से देखूंगी। उनका ख्याल रखूंगी और जो खेती बाड़ी मुझे खाना दे रहा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी भर खेती बाड़ी करूंगी, देखभाल करूंगी और जो खेती बाड़ी मुझे अन्न दे रहा है उसे मैं जिंदगी भर करूंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इसका प्रतिज्ञा करती हूँ। देखो बहू, जो खेत हमें अन्न दे रहा है इसे कभी मत छोड़ना, कभी इसे बेचना नहीं और इससे दूर कभी मत जाना। नहीं सासू माँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे माता पिता भी खेती बाड़ी करते हैं, मुझे खेती बाड़ी पसंद है, इसका देखभाल करूंगी। फिर मैं तुम्हें हमारा खेत दिखाऊंगी, जहाँ से शुरू होकर जहाँ खत्म होता है। चलो बहू, खेत चलते हैं। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के कावेरी का दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर सास बहू दोनों अपने घर से निकल के झील के किनारे होके अपने खेत तक पहुँच जाती है। सासू माँ एक जगह खड़ी होकर अपने हाथों से अपने खेतों को तरफ इशारा करती है। देखो नई बहू, वो खजूर का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से ये नीम के पेड़ तक हमारी खेत है। हमारी खेत तो बहुत बड़ी है माँ जी। सास बहू खेत के बारे में बात करते हैं, वहाँ काम करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। ऐसे ही दिन निकलते हैं। उधर सासू माँ के साथ दोनों मिलके खेत का काम करते हैं और यहाँ बहू रानी घर में खाना पकाती है और घर का काम काज करती है। अजी, हर कोई खेत का काम कर रहा है, पर आप खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करूं सुभद्रा, हर दिन खेत में पानी भर रहा हूँ। हमारे गांव में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर है। जब मैं उसे आने के लिए कहता हूँ, कोई ना कोई पहले ही पैसे देकर उसे ले गया होता है। अब अगले 15 दिनों तक वो ट्रैक्टर खाली ही नहीं है। आपको पूछना चाहिए अगर किसी के पास बैल हो तो। जिसे भी पूछो वो कह रहा है हमें खेत जोतना है, हमें खेत जोतना है। कोई भी अपना बैल नहीं दे रहा है। हमारे पास बैल नहीं है, इसीलिए खेत का सारा काम काज बंद पड़ा है। फिर क्या करे जी, बेटा भी घर में नहीं है, वो रहता तो कुछ ना कुछ करता। मैं भी यही सोच रहा था, क्या करूं सुभद्रा, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। इस तरह दिन निकलते हैं। एक दिन टीवी पे खबर आ रही थी। 2 महिलाओं ने हल को अपने पीठ पर रख के पूरे खेत को जोत लिया। पिताजी ने हल को पकड़ा और माँ ने बीज छिड़का। ये खबर सुनते ही कावेरी ने जल्दी से अपने सास ससुर को वहाँ पे बुलाया। वो दोनों वहाँ पे जल्दी से आते हैं। वो उन्हें टीवी देखने को कहती है। तभी कावेरी के दिमाग में एक परिकल्पना आती है। पिताजी, जैसे टीवी में कहा, हम भी एक बार ऐसा करके देख सकते हैं ना? जितनी बकवास चीजें सब टीवी पर ही आती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक तो आप टीवी देख रहे थे। हाँ, देख रहा था, उसमें क्या हो गया? वही बात हुई, आप कह रहे हैं कि एक खरगोश पकड़े हैं जिसके 4 पैर है और हम कह रहे हैं कि उसके 3 पैर है। आपको समझ में क्यों नहीं आता? उम्र हो रही है, आपको बस डर ही लगता है। क्या कह रही हो सुभद्रा, तुम अलग ही बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? आपसे शादी होने के बाद बस वही रह गया है। अब तक तो आप जब भी टीवी देखते थे तो कचरा ही देखते थे। अनामिका ने आखिर में जाके एक अच्छी खबर सुनाई है। कौन सी अच्छी बात उन्होंने कह दी? पिताजी, मेरी बात सुनिए। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे पास बैल नहीं, अगर ट्रैक्टर चलाने वाला कोई यहाँ नहीं आ रहा है तो टीवी पे दिखाया
दो महिला ने हल कंधे पे रख के पूरे खेत को जोता। इसमें हमारे कुछ पैसे भी बचेंगे और चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को क्या खुश करना। ऐसा? ये तो अच्छी बात है सुभद्रा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। पर बेटा घर में नहीं है, बहू क्या हमारे साथ खेत आएगी? हमारी बहू कभी ना नहीं कहेगी, वो जरूर राजी होगी। सासू माँ, आपने बहुत अच्छा सोचा है। अभी बहुत धूप है, कल हम सुबह सुबह खेत जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है बहू। फिर परिकल्पना के अनुसार अगले दिन सुबह सुबह सुभद्रा, उसके पति और कावेरी तीनों अपने खेत चले जाते हैं। सुभद्रा और कावेरी हल को अपने कंधे पे रखकर चलती है। राघव हल को पकड़ते हैं और साथ ही साथ बीज छिड़कते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बीज से चारा निकल आते हैं। सारे गांव वाले इस बात की बहुत सराहना करते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। बाकी फसलों के तरह ही सुभद्रा का फसल भी अब पक के तैयार हो जाता है। देखा सासू माँ, लोगों की तरह हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है इस बार। सही बहू, कोई आके कुछ करेगा इसका इंतजार ना करके हम खुद ही बिना रुकावट के अपना काम कर ले। तुमने ये बात कर दिखाया। बहू का काम नहीं होता है सिर्फ घर की बत्तियां जलाना, जरूरत पड़ने पे घर की जिम्मेदारी भी लेना होता है माँ जी। हर घर में कावेरी जैसी एक बहू होनी चाहिए, तभी हर आंगन खुशियों से भरा होगा। सही में तुम्हारी सास सही कही। आजकल की जो बहू घर आती है, आते ही पूछती है आप लोगों ने अब तक क्या किया। वो कभी भी कोशिश नहीं करती है कि मिलजुल के हाथ बटाए। खुश रहो बेटा। वो दोनों अपने तहे दिल से कावेरी को आशीर्वाद देते हैं। कावेरी की बहुत प्रशंसा करते हैं। उस दिन से उस घर में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आई। कावेरी हमेशा उनके साथ रही और उस परिवार में खुशियां ले आई। एक गांव में शारदा का परिवार रहता था, जो कि भलाई और कल्याण के लिए जाना जाता था। शारदा के पति प्रसाद और बेटा रमेश शारदा के बातों का सम्मान करते थे। नाम के लिए वो अमीर थे, पर प्यार के लिए नहीं। शारदा कभी किसी को बड़े या छोटे की नजर से नहीं देखती थी। वो अपने बेटे रमेश की शादी शुद्ध हिंदी वाली लड़की से करवा देती है, जिसका नाम था अनामिका। जब से शादी हुई थी तब से रमेश अपनी पत्नी अनामिका के पीछे पीछे ही घूमता रहता था। 5 साल निकल गए थे। उनके 2 बच्चे थे, निधि और उत्तरा। एक दिन वो सभी मिलकर पिकनिक के लिए गए थे। पिकनिक खत्म करके जब वो घर लौट रहे थे, उनकी कार संयम खो देती है और पास से गुजरने वाली एक कार को जाके जोर से टक्कर मारती है। शारदा का कार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो सभी बुरी तरह आहत होते हैं और अलग अलग दिशा में जाके गिरते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका अपनी आंखें खोल के देखती है। कुछ ही दूर में सासू माँ शारदा बेजान होकर पड़ी हुई थी और उसकी बेटी उत्तरा उसके पास जाके रो रही थी। जल्दी से अनामिका अपनी छोटी बेटी को तलाश करने लगती है। वो देखती है थोड़ी दूर में उसके ससुर जी के पास उसकी छोटी बेटी है। धन्यवाद ईश्वर, बच्चे सुरक्षित है। ये कहकर वो अपनी सासू माँ शारदा के पास जाती है। उन्हें हिलाने की कोशिश करती है, पर शारदा नहीं हिलती है, ना ही उनके दिल की धड़कनें चल रही थी। अनामिका समझ जाती है कि अब उसकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर सासू माँ के पास से वो रोते रोते अपने ससुर जी के पास जाती है। वहां जाके वो उन्हें बार बार बुलाती है, वो भी कोई जवाब नहीं देते। अनामिका समझ जाती है कि उसके ससुर जी भी अब जीवित नहीं है। हाय पिताजी, सासू माँ चल बसी, उनका साथ देने के लिए आप भी चले गए। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। थोड़ी दूर में रमेश, जो बेहोश होके पड़ा हुआ था, वो अपना सर उठा के कहने लगता है, अनामिका, अनामिका। इस तरह रमेश 1-2 बार बुलाता है। आंखों में आंसू लेकर अनामिका अपने पति को देखती है। रमेश फिर से बुलाता है। रोते रोते अनामिका उसके पास जाती है। रमेश पूरी तरह जख्मी था। अनामिका, अब मैं जा रहा हूँ। मैं तब तक जिंदा रहना चाह रहा था जब तक तुम्हें देख ना लूं। कब से यमराज मेरे इंतजार में है। अजी मैं आ गई हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा, मैं अब आपको बचाऊंगी। नहीं अनामिका, मैं परिस्थिति जानता हूँ, अब नहीं जीऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। जैसे ही उसने कहा, अनामिका जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। दोनों बच्चियां अनामिका के पास आती है
और अपने पिताजी को देखकर वो रोने लगती है। रमेश की परिस्थिति देखी नहीं जा रही थी। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो अपनी बेटियों को ठीक से प्यार तक नहीं कर पा रहा था। वो देखता है कि दोनों बच्चियां रो रही है। अब से बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है अनामिका। माँ पिताजी कहाँ हैं? वो दोनों ही परलोक गमन कर चुके हैं। मैं भी वही जा रहा हूँ अनामिका। बच्चों का ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी जान बचाऊंगी। आप इस तरह से मुझे और बच्चों को अकेला छोड़ के मत जाइए। इस तरह से कह के अनामिका रमेश को अपने हाथों में उठा के आगे बढ़ के जाने लगती है। दोनों बच्चियां पिताजी पिताजी कहकर अनामिका के पीछे पीछे आने लगती है। थोड़ी दूर उठा के ले जाने के बाद रमेश का हिलना डुलना बंद हो जाता है। अनामिका को शक होता है। उसे लगता है शायद वो सो गए होंगे। वो रमेश को देखती है। रमेश की मृत्यु हो चुकी थी। अनामिका का दर्द सदमा कोई साधारण नहीं था। उसकी चिंता उसके दिल में था। सिर्फ ईश्वर ही जानता था। उसके रोते रोते जान निकल जाती है। फिर वो रमेश का फोन निकाल के एम्बुलेंस को बुलाती है। वहां से वो उनकी डेड बॉडीज लेके जाती है और अंतिम संस्कार करती है। दोनों बच्चियां पिताजी दादाजी दादी कहकर बहुत रोती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। अंतिम संस्कार के अगले दिन ही रमेश के जीजाजी शंकर वहां आते हैं और अनामिका को भला फुसला के सारी जायदाद वो अपने नाम लिखवा लेते हैं। अब तक जो शंकर अनामिका को बहन बहन कहता था, पूरे जायदाद अपने नाम करवाने के बाद अनामिका को धक्के मार के बच्चों के साथ घर से निकाल देता है। शंकर ने ठग लिया था। अब अनामिका के पास करने को कुछ नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बच्चों को लेकर घर से निकल आई। हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो मुझे और मेरे बच्चियों को भी अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कह के अनामिका गांव के पास के जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बच्चों का देखभाल करने लगती है। तब तक अंधेरा हो जाता है। चिड़िया भी अपने खाना लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। माँ, अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। यही हमारा घर है, आज से हमें यही रहना होगा। इसी को अपना घर समझो। यहाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिजली नहीं है, खाने के लिए भी कोई खाना नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। हम कैसे सोएंगे? यहाँ नहीं रह सकते। यही रहना होगा उत्तरा। आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें रोशनी चाहिए ना? रुको, मैं इंतजाम करती हूँ। ऐसा कह के अनामिका चारों तरफ देखती है। उसे जलाओ की लकड़ी मिलती है। फिर पत्थर रगड़ के वो लकड़ियाँ जलाती है और उसी आग के आसपास दोनों बच्चियों को सुलाती है। बच्चियाँ सो जाती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उत्तरा और निधि भूख से रोने लगती है। अनामिका जंगल से फल तोड़ के ले आती है और उन्हें खिलाती है। अगले दिन जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। अनामिका अपनी दोनों बच्चियों के साथ पूरी तरह भीग जाती है। बारिश में बिजली की रोशनी और गर्जन से उत्तरा और निधि काफी डर जाती है। माँ, अगर हम इस तरह भीगेंगे तो बुखार हो जाएगा। माँ, मैं ठंड से कांप रही हूँ। माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो ताकि हम ना भीगे, और गर्मी के लिए थोड़ा सा आग जला दो माँ। बच्चों की बातों के मुताबिक ताकि बच्चे बारिश में गीले ना हो जाए, इसीलिए वो छतरी जैसा कुछ बनाने का सोचती है। कड़कती बिजली की रोशनी में अनामिका को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। तभी उसे एक परिकल्पना आती है। वो बच्चों को छांव में रखती है और खुद भीग के उस लकड़ी से वो एक छतरी बनाती है। फिर वो छतरी बच्चों के सर पर लगाती है। निधि और उत्तरा उस छतरी को देखकर बहुत खुश होती है। वो सभी उस छतरी के नीचे खुद को छुपा लेते हैं। कहते हैं आप जहाँ भी रहते हैं उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक घर चाहिए रहने के लिए। फिर देर न करते हुए जो लकड़ी जंगल में मिलती है उसी से वो घर बना लेती है। तब से जंगल की लकड़ियों से वो छतरी बना के पास के गांव में जाके वो बेचने लगती है और बच्चों को लेकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।